तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे जो हर साल आते रहते हैं। अगर हम बात करें किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको जो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मिलते हैं, उन महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल जो पढ़ेंगे। और जो हम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, पिछले कई सालों के कई वर्षों के अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल जो आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सारे न्यूमेरिकल तैयार करके जाना है, और मैं गारंटेड मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल जो भी है अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, बस आपको तैयार करके सारे न्यूमेरिकल जाना है। क्योंकि बच्चों, ये चीज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आपके सभी दोस्त जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 जो होने वाला है, उसमें आपके पास समय जो है बिल्कुल नहीं बचा है, यानी कि ना के बराबर समय बचा है। अब ऐसे में आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए मैं कहूं, अगर आपने अभी तक कोचिंग पढ़ रहे थे, कोचिंग की हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी की है तब भी कोई बात नहीं, तब भी अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों, अब आपके पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज आपको पता है, हमें भी पता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि आप अपना रिवीजन कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी भी अगर आप अच्छे से अच्छा पढ़ लेते हो ना, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाओगे। बस अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको सॉल्व करिएगा, उनमें वो क्वेश्चंस को उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा जो क्वेश्चन पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में बार बार, यानी कि 2 से 4 या फिर 6 बार जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा करना है आपको, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए, क्राइटेरिया आपकी सेट हो जाए कि सर अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो हम कर लेंगे। तो इसी टारगेट से, इसी उद्देश्य के साथ हम आज के इस लेक्चर में वो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, ये चीज आपको भी पता है कि इसमें अभी तक अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो 3 से 4 ही चैप्टर ऐसे थे जिनमें न्यूमेरिकल आते हैं। बस ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, कभी कभी 1 से 2 या 3 न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल आते जरूर एक आधे हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल पर भी हमें फोकस करना रहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और एकदम आसान तरीके से एक एक चीज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम पहला अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। पहला न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि अभिक्रिया जो होती है वो 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय, यानी कि 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगता है, वो समय जो होता है अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी कि अगर कोई अभिक्रिया है वो 3/4 पूर्ण होती है, 3/4% पूर्ण होती है, और एक अभिक्रिया ऐसी है जो एक अर्ध पूर्ण होती है, यानी कि आधी पूर्ण होती है, उसमें लगा हुआ समय जो होता है वो 2 गुना होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करनी है। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, सॉल्व, ठीक है बच्चों, अगर आप पहले एक चीज समझ लीजिए, इधर नोट साइड में आप इधर समझ लीजिए। देखिए बच्चों, 3/4 हमसे कह रहा है। अगर इसका हम सीधा सीधा मतलब निकालें, अगर इसमें हम 100 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर हो जाएगा 300 गुणा हो जाएगी, ठीक है सर, नीचे आ जाएगा 4 7 28 बचे 2 4 5 20, यानी कि अगर हम बात करें हमारे पास आता है सीधा सीधा 70%। कितना आता है, 70%। यानी कि एक कोई अभिक्रिया है, अगर हम इसको और भी तरीके से कहें, यानी कोई एक अभिक्रिया है वो 70-75% पूर्ण होती है, उसमें लगा हुआ समय जो है वो अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना। ठीक है, अगर सबसे पहले हमें प्रथम कोटि का सूत्र पता होना चाहिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का समीकरण, या हम कह सकते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। K = होता है 2.303 T
अपॉन टी log 10 a बटे a माइनस एक्स। ऐसा कुछ हमारा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है, व्यंजक होता है, समीकरण होता है। समझ में है? यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करें, अगर बात करें हम कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन की, तो प्रारंभिक जो मात्रा होती है, प्रारंभिक मात्रा जो मानी जाती है बच्चों, वो आपको पता है कितने परसेंट में मानी जाती है? प्रारंभिक मात्रा जो होती है बच्चों, यानी कि जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो मानी जाती है 100%। कितनी मानी जाती है? 100%। लेकिन 100% में यहाँ पर 3/4 का मतलब हमने बात आपको बता दी कितना है, यानी कि यहाँ पर हमें जो x का एक मान दिया गया है a माइनस एक्स, एक हमसे यहाँ पर कह रहा है 75%, या आप 3/4 भी कह सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमें इस सूत्र में इसको हल करना है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी है। लेकिन यहां पर लगा हुआ समय जो है वो 3/4 है। हमने कर दिया यहां पर टी 3/4, ठीक है। टी 3/4 log, अब यहां पर बच्चों log 10 हो सकता है। log 10 का मान होता है 1, तो log हो जाएगा 10। चाहे तो आप यहां पर हटा भी सकते हैं, ये तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। log 10 रखा रहने देगा तो जो इधर आएगा वो उसी में जुड़ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, log आप लगाए तब भी सही है, नहीं तो आप log a बटे माइनस एक्स लिखिए, क्योंकि आपको जो बुक्स होंगी उनमें आपको log a बटे माइनस एक्स ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा? a का मान हमें पता ही है कितना होता है 100, ठीक है। अब ये वाला मान भी 100 होगा। अब माइनस अगर हम 75 करेंगे तो हमारे बचेगा 100 अपॉन, इधर बचेगा 25। अगर इसको भाग करेंगे तो बचेगा 4, 25 चक्कू 100, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2.303 अपॉन t 3/4, 3/4 हो गया, ठीक है। अब log 4, ठीक है। इसी को अगर हम सही करके लिख लें, और हमें क्योंकि समय चाहिए, तो t 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन ये जो k है ये आ जाएगा नीचे log 4। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 डाल दें, इसको हमने क्या किया? समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना, यानी कि अभिक्रिया आधी पूर्ण होती तो उसके लगे हुए समय का 2 गुना है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इधर देखिए, अर्ध पूर्ण होने में लगे अभिक्रिया का समय का 2 गुना है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, इसी प्रकार हो क्या जाएगा बच्चों? अब यहां पर देखिए 3/4 है के भाई, और यहां पर अर्ध पूर्ण होने का मतलब है 1/2। अर्ध पूर्ण होने का मतलब क्या है? 2, 1/2। तो अगर हम यहां पर t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन k कर दें, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? log 2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। अब अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है कैसे आया है तो आप बता दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं आपको डाउट हो सकता है कि ये log 2 कैसे आ गया। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको शुरू से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। हम यहीं से सॉल्व करते हैं, कहाँ से? यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी कि 2.303। आपको ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए, तो मैंने कहाँ से लाया, लेकिन आपको log 2 पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो log 2 को आप देख लीजिए, log 2 कैसे आया। तो बच्चों यहाँ पर अर्ध पूर्ण होने का मतलब है 50% पूर्ण हो रही होगी। कितनी? 50%। 50%। तो ऊपर क्या था? 100 रहता है, a का मान है 100, हमारा कहाँ गया? ए वाला a का मान 100, अपोन करेंगे 100 माइनस 50, 50 इससे बचेंगे कितने? 50, और ऊपर तो 100 है, 100 को 50 से भाग देंगे तो 2, यानी कि जो log 2 आ गया। ऐसे हमारा log 2 आया, ये चीज़ आपको समझ लेना, ठीक है। अब log 2 आ गया, यानी कि t 1/2 2.303 अपॉन k log 2। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 डाल दें, समीकरण नंबर 2, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर समीकरण नंबर 1 और 2 डाल दिया, अब हम क्या करेंगे? जो समीकरण हमारा 1 है, समीकरण 1 को समीकरण दूसरा जो है उससे भाग देने पर जो हमारा समीकरण 1 था उस समीकरण को हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों भाग कैसे देंगे? हमारा समीकरण 1 क्या है? देखिए ये वाला है,
इधर देख लीजिए, ये समीकरण 1 है, ठीक है। क्या है, t 3/4 ऐसे, t 3/4 इजुकल टू 2.303 अपॉन k log 4, ऐसे ही तो है, ठीक है सर। अब इसी समीकरण से हमें इसको भाग देना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को, तो log 4 यहाँ पर इसमें देखिए क्या है, t/1/2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर बटे का 1 का निशान ही हटा दें, यहाँ पर बराबर सिर्फ 1 निशान बीच में लगा दें ऐसे, ठीक है, अब सही रहेगा। क्योंकि इस समीकरण से हमें इस समीकरण को भाग करना है, भाग करना नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है, 2.303 अपॉन k log 2 है, log 2 है, क्योंकि समीकरण 1 में यही, 2 में यही है। अब कैसे k कैंसिल, log 2.30 कैंसिल, ठीक है, यानी कि t 3/4 बटे t 1/2 इजुकल टू बचा log 4/log बच्चों log 2, इतना बचा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सही करना है, क्या करना है, देखिए जो हमारा log 2 लिखा, log 4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2, 2 log 2, log 4 को हम 2 log 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, t 3/4 अपॉन t 1/2 इजुकल टू 2 log 2 अपॉन log बच्चों है, EL बना log 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए इधर अगर हम इसकी गुणा कर दें ऐसे तिरछा करनी, ठीक है, या हम क्या करें, log 2 जो है उस log 2 को log 2 से कर दें कैंसिल, ठीक है। अब जब हमने log 2 से कैंसिल कर दिया तो log 3/4 इजुकल टू क्या बच्चा, 2 गुणे t 1/2। अब देखिए, यानी कि log 2 जो log 3/4 आया था उसका बराबर जो आया है 2 इंटू log t हाफ आया, t 1/2 आया। यानी कि अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था, यही चीज पूछ रहा था, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है। यानी कि 4/3 जो पूर्ण होने में लग रहा समय है उसको अभिक्रिया का आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना, क्योंकि इसमें 2 से गुणा हो रही है। समझ में आया, यही समीकरण जो हमें था सिद्ध करना था, ठीक है। समीकरण सिद्ध हो गया, समझ में आया। अब या आप लिख सकते हैं, थोड़ी हिंदी भी आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय बराबर क्या होगा, आप इसके आगे लिख लेना, हमारे पास जगह नहीं है, 2 इंटू अर्ध आयु या अर्ध पूर्ण होने में लगा समय, अर्ध आयु, ठीक है, समझ गए आप। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना आप अगर हिंदी भी लिख देते हो तब तो और अच्छी बात है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बोर्ड एग्जाम के अंदर ना हो। आई होप आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगला न्यूमेरिकल है जो भी हमारा इसी चैप्टर का रासायनिक बलगति का है। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। अब कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, 100 सेकंड में 50% पूर्ण होती है। कितनी? 50% पूर्ण होती है अभिक्रिया के, यानी कि जो 50% पूर्ण होने में लगा जो समय होगा वो ज्ञात करना है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि अगर हम बात करें K का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, या हम नोट कर लें ये गिवन वैल्यू, गिवन क्या क्या हमें इसमें दिया गया है। इसमें हमें समय t इक्वल टू दिया गया है 100 सेकेंड। यहां पर हमें x का जो मान दिया गया है वो 50% दिया गया, ठीक है सर। अब ऐसे आप इसी से लगा लीजिए, ठीक है। k इक्वल टू हमें सूत्र तो पता ही है, 2.303 अपॉन t log a/e - x,
ठीक है। अब हमें ए का मान पता है कितना होता है 100, ए का मान 100 माइनस 50% पूर्ण होती है तो -4 अपॉन 50, इधर से 50, 100 से 50 को घटाएंगे 50 बचेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 2 आ गया, यानी कि k इक्वल 2 आ गया 2.303 अपॉन में t log 2 आ गया, ठीक है सर, इतना आ गया। अब हमें पता ही है k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t का मान हमें दिया गया 100, दिया गया नहीं दिया गया, t का मान दिया गया 100 इंटू अगर हम बात करें log 2 का जो मान होता है 0.3010, ये हमारा log 2 का मान होता है। बच्चों जब आप log 2 के मान को क्या करेंगे, इसके गुणा करेंगे, इस वाले मान की और इसकी जब गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.693 अपॉन में 100, ठीक है। अब जब आप इसको भी भाग करेंगे इसको, अब क्योंकि नीचे 100 है, 100 का मतलब इधर आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 0.00693 कर दीजिए। अब इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी कि जो बच्चों हमारा k का मान आया है, जो हमसे वेग स्थिरांक पूछा जा रहा था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा 0.0693 सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर इसी जगह पर हम t निकाल रहे होते हैं तब यहां पर मात्रक होता सेकंड सिर्फ, ठीक है, t जब निकाल रहे होते हैं, अब हम k निकाल रहे हैं तो हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सरल था, कंपेरिजन तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या कह रहा है, समझिएगा इस न्यूमेरिकल को भी ध्यान से। ये भी न्यूमेरिकल थोड़ा टफ है, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, बस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बस आपको समझ कर रखना है। क्योंकि बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है, ये जो 3 से 4 या 5 नंबर में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल आते हैं, जिनमें हमें मान को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि तभी हमें, आपको पता है 3 से 4 नंबर या हम बात करें 5 नंबर पर हमारा क्लास 12th में 1% बनता है, ठीक है। तो 1% का एक न्यूमेरिकल आएगा तो आपको उसमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए न्यूमेरिकल को, 12 ग्राम ग्लूकोज को, हमारा जो 12 ग्राम ग्लूकोज है उसको 100 ग्राम जल में घोलने पर, 12 ग्राम ग्लूकोज था उसको 100 ग्राम जल में हमने घोल दिया, यानी कि विलयन का क्वथनांक जो होगा वो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, क्वथनांक, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वथनांक की जरूरत नहीं पड़ती, क्वथनांक में उन्नयन चाहिए होता ना, तो डेल्टा टी भी चाहिए होता, तो हम वो निकाल लेंगे। क्वथनांक पाया जाता है तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना, यानी कि ग्लूकोज का जो मोलल उन्नयन था डेल्टा के बी का मान हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गिवन वैल्यू। अब यहाँ पर 12 ग्राम दिया गया, 100 ग्राम दिया गया है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर कोई बिलियन है, अगर हमारे पास कोई भी एक बिलियन होता है तो बिलियन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें हमारा विलेय होगा और प्लस उसमें हमारा विलायक होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। उसमें जिसकी कम मात्रा होती है वो हमारा विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक होता है। तो यहाँ पर 12 ग्राम ज़्यादा है या 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ज़्यादा वो विलायक हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर 12 ग्राम दिया गया इसको मानेंगे स्मॉल w इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है, भार को W। अब इसको मान लेंगे हम कैपिटल W क्योंकि ज़्यादा दिया गया, ये 100 ग्राम हो गया, इसको मानेंगे विलेय और ये हमारा हो गया विलायक, ठीक है, उन्नयन स्थिरांक। अब हमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। अब मोलल उन्नयन जो स्थिरांक होता है बच्चों उसको हम केवी से प्रदर्शित करते हैं, केवी से, केवी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें दिया गया विलयन का क्वथनांक डेल्टा टीवी हमसे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें टीवी इक्वल डेल्टा टीवी का तो मान दिया गया नहीं है, तो टीवी हम डेल्टा टीवी बराबर होता है टीएस माइनस टी जीरो। अब टीएस जो है, टीएस का मान हमें दिया गया है 100.34 डिग्री, तो 100.34 डिग्री। अब टी जीरो इसका मतलब यहाँ से हम 100 को कर देंगे माइनस, हमारे पास बचेगा 0.34 बच्चों है यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों हमारा आएगा डेल्टा टीवी का मान, किसका आ गया, डेल्टा टीवी का मान, इसमें परिवर्तन आ गया ताप में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें कह रहा है विलयन के ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हमें क्या करना है, ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेना है, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का बच्चों सूत्र होता है C6H12O6, C वाला
C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए और ऑक्सीजन भी हमारे 6 होने चाहिए। अब हम इसका अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और हमारा एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है गुणे हैं कितने 12 प्लस हमारा ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और हैं कितने 6। अगर हम बात करें 72 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 96। अगर हम इनको जोड़ दें तो आ जाएगा 180 जी, 180 कितना आ जाएगा 180। अब हमें क्या होना चाहिए, इसका सूत्र पता होना चाहिए जिसमें अगर हम मान रखते हैं ताकि हम मान निकाल सकें। ठीक है बच्चों, तो आप इधर देखिए, अब आपका देखिए यहाँ पर आपको यही चीज कंफ्यूज करती है। ठीक है, अब हमें पता है एक सूत्र होता है KV इक्वल टू डेल्टा TV, इनटू में होता है M, इनटू में होता है कैपिटल W, अपॉन में होता है 100 1000 इनटू में स्मॉल। और अब हमने सूत्र को चेंज करके लिखा है। एक्चुअल में बच्चों अगर हम बात करें सूत्र कैसा होता तो एक बात देख लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे सर हमें हमारी बुक में क्वेश्चन जो सूत्र है वो और तरीके से लिखा है। सूत्र होता है बच्चों डेल्टा TV इक्वल टू, क्या होता है डेल्टा TV इक्वल टू होता है 1000 गुणे डेल्टा KV इनटू में स्मॉल w अपॉन में होता है M इंटू कैपिटल W। अब हमें यहाँ पर KV चाहिए थे, हमने इसके बट्टे में एक मान के इसकी गुणा कर दी, KV हमने निकाल लिया, ये वाला मान इसके साथ चला गया यानी कि ये ऊपर हो गया और ये जो बचा वो हमारा नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला हमारा सूत्र आया है। मोस्टली आपको ज़्यादातर बुकों में ये वाला सूत्र लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल के इसको बना के लिख दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें KV का मान ही चाहिए। अब डेल्टा TV का मान हमारे पास ए आया है बच्चों 0.34 है। ठीक है, 3 4 इंटू 0.24 कर सकते हैं। ठीक है, 340 इंटू कैपिटल M का मान कितना है बच्चों 180 गुणे कैपिटल W का मान है 100 अपॉन में 1000 गुणे में स्मॉल w का मान है 12 ग्राम। ठीक है, अब हमारे 2 जीरो इस 2 वाले से कैंसिल, 1 जीरो इससे कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर दिया। और अगर हम बात करें 12 दूनी 24 12 3 36 होते हैं। अगर हम इसका दशमलव हटा दें, नीचे 2 जीरो बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारे ऊपर बचा 34 गुणे 18 अपॉन में 1200। कितना बचा 1200। अगर बच्चों इसको 1200 को अगर हम इसकी गुणा करें 18 और 35 की, और इसको अगर इससे हम भाग दे देंगे, जब 18 और 35 की हम गुणा कर लेंगे और इस 100 से अगर 1200 जो हमारा मान है इसको अगर हम इससे भाग दे देंगे, जब बच्चों हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो मान आएगा हमारा केवी का, समझ में आया, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आया, ये हमारा मान आ जाएगा। आप इसको भाग कर लीजिए गुणा करके, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं अगला, यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों। अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है। इसमें हमें अणुभार जो होता है वो पहले दे दिया गया। 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई है। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना, यानी कि बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक हमें बताना है। इसका मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा, ठीक है, ये मान हमें दिए गए। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, फिर हम डालेंगे गिवन, यानी कि इसमें हमें कुछ वैल्यू जो दी गई हैं, या आप गिवन वैल्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, गिवन में हमें क्या दिया गया, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुभार इतना है, उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ये चीज आपको साफ है, यानी कि जो स्मॉल w का मान है वो कितना हो जाएगा, 1.822 ग्राम। ठीक है, और जो कैपिटल W का मान है बच्चों वो आपको पता ही कितना है, 100 ग्राम, और ज्यादातर आपको यही मिलेगा 100 ग्राम वाला। ठीक है, 100 ग्राम ही ज्यादातर आपको मिलेगा। ये बच्चों हमारा कैपिटल W। ठीक है, इतना अणुभार हमें दे दिया गया। अणुभार का मतलब हमें यहाँ पर जो M का मान है वो हमें दे दिया गया 155। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इतने की कमी घोलने पर हिमांक में इतने डिग्री की कमी पाई जाती है। हिमांक में इतने डिग्री की कमी, यानी कि डेल्टा TF इक्वल टू में दिया गया 0.060 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हिमांक में इतनी कमी पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कह रहा है कि मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक को बच्चों हम लिखते हैं KF से। अब ये हमसे निकालना है, इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब हमें बच्चों एक सूत्र पता है, सूत्र हमारा होता है m इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपॉन में होता है डेल्टा TF इंटू में होता है कैपिटल W। लेकिन हमें निकालना क्या है, KF। इसके बटे में 1 मान लेंगे और KF को हम निकाल लेंगे ताकि हम सही सूत्र को सही करके लिख सकें। ठीक है, इधर देखिए हम कैसे लिखेंगे, हमें चाहिए क्या, KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे इसके साथ तो m हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल W हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 ये आ जाएगा गुणे स्मॉल w। ऐसा हमारा कुछ सूत्र आ जाएगा, ये हमारा सूत्र आ गया। अब हमें इसी में मान रख देना, डेल्टा KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W का मान वो m का मान है 155 जो हमसे दे रहा है, TF का मान है 0.60 गुणे स्मॉल कैपिटल W का मान कितना है बच्चों 100, अपॉन में हमें क्या करना है 1000 गुणे स्मॉल w का मान है 1.822, इतना कुछ मान है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है, तो क्या करेंगे जायज़ सी बात ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे कटा के, और ये जो 3 जीरो बढ़ाएंगे इन 3 जीरो से कैंसिल कर देंगे, जायज़ सी बात इन 3 जीरो से कैंसिल कर देंगे, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 संख्या के बाद दशमलव है, हम इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये 2 जीरो बचेंगे हम इन दोनों से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 155 गुणे 60 बटे 1822। ठीक है, इतना ही तो बचा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इनकी करें देख गुणा, इनकी जब गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंते 30 और 3 33 और 6 कन 6 3 9, ठीक है, इतना आ जाएगा 9300, 9300। अब भाग किससे करना है 1822 से। बच्चों 1822 से आप इसको भाग करिएगा। जब बच्चों आप 1822 से KF इक्वल टू जब इसको आप भाग दे दोगे, इसको जब आप भाग कर दोगे ना तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो आएगा 5.104 डिग्री सेंटीग्रेड मोल। ठीक है, इनवर्स ये आ जाएगा मान, और इसी मान को आपको रख देना है और यही हमारा आंसर है। ऐसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो देखिए बच्चों अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री ताप है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 बिलियन है, किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर है, कार्बनिक पदार्थ जो है प्रति लीटर है, कुल बिलियन का परासरण दाब इतना है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का जो अणुभार है वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या बच्चों सॉल्व की बात हम नोट करते हैं गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यू जो दी गई हैं वो वैल्यू क्या क्या दी गई। ठीक है, हमें पता है कि T इक्वल टू दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए नहीं होता, यहाँ पर हमें चाहिए होता केल्विन में 273, हम 273 केल्विन हो जाएगा, यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 273 या 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है, तो 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन होने वाला है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बात करें स्मॉल w, यानी कि W का यहाँ पर स्मॉल w का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक ही पदार्थ का चाहिए होता है W, यानी कि W इक्वल टू दिया गया 10 ग्राम। ठीक है, अब हमसे कह रहा है पदार्थ का जो अणुभार है वो हमें m निकालना है। ठीक है, परासरण दाब को हम लिखते थे पाई से, पाई का मान 1.18 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर, पदार्थ प्रति लीटर, तो यहाँ पर प्रति लीटर का मतलब है B इक्वल टू आ गया 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब हर 1 लीटर में। ठीक है, प्रति लीटर। अब हमें एक सूत्र पता है बच्चों कि पाई V इक्वल टू होता है NRT, पाई V इक्वल टू होता है NRT, और हमें n की क्या है इसके बारे में चाहिए, तो n इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था W/m, क्या पढ़ा है W/m, तो हम n की जगह पे W/m रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा पाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा W/m इंटू में हो जाएगा RT हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें मान रखना है पाई V, पाई का मान 1.18 इंटू B का मान 1, W का मान 10, M का मान हमें निकालना है, इंटू R का मान हमें पता होना चाहिए। R का जो मान होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है 0.821, आप लोग इधर लिख लीजिए, R का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है 0.821।
ठीक है, इनटू में टी का मान हमें कितना दिया गया 273, ठीक है 273 ही तो दिया गया, ठीक है सर। अब मान लीजिए ये पूरा है, इसके बटे में आप एम कौन ले, अब इसके आप तिरछा इस तरीके से गुणा हो जाएगी, तो हमें चाहिए क्या एम, एम क्या चाहिए, एम चाहिए हमें, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.821 गुणे 273 बटे यहाँ पर 1.18 हमारा नीचे आ जाएगा। अब एक थोड़ा इसके गुणे करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है 1.18 आ गया, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इतना काम आप लोग घर पे कर लेना, अपने खुद से कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इन तीनों मानों की गुणा कर लेना। अब जब आप इन तीनों मानों की गुणा कर लेना और इसको 1.18 से भाग कर देना, इस तीनों मानों को गुणा करने के बाद और 1.18 से भाग करने के बाद अगर आप एम का जो मान देखोगे तो 189.4 आ जाएगा। अप्रोक्स 189.5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। अप्रोक्स आपका मान इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो m है यानी कि जो पदार्थ जो था उसका अणुभार जो है वो हमारा 189 लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो 189 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से हल कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी हमने आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। इन न्यूमेरिकल को आपको लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और भी अगर कोई अच्छे न्यूमेरिकल मिलते हैं, कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता तो पूछ लीजिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।